अस्पताल से फिर जेल भेजे गए इमरान खान, फखरुल इस्लाम बने बांग्लादेश के राष्ट्रपति। नौकरी के नाम पर दुबई में फंसे बिहार के 7 लोग, ट्रंप के कड़े प्रतिबंधों से नाराज हुआ चीन। अलास्का में चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश, सभी की मौत। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत का मुद्दा बड़ा राजनीतिक विवाद बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 48 घंटे के अंदर इस्लामाबाद के शिफा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि बेहतर इलाज उनका हक है, साथ ही हफ्ते में एक बार परिवार से मिलने की अनुमति भी दी। शहबाज शरीफ सरकार ने इस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की। सरकार चाहती थी कि इलाज जेल या सरकारी अस्पताल में ही हो। उनका तर्क था कि निजी हॉस्पिटल की अनुमति देने से दूसरे कैदी भी यही मांग करेंगे और भेदभाव पैदा होगा। लेकिन कोर्ट की रजिस्ट्री ने तकनीकी गलतियों की वजह से याचिका वापस कर दी। सरकार अब गलतियां सुधार कर दोबारा याचिका लगाने की तैयारी में है। 48 घंटे की समय सीमा खत्म हो गई, लेकिन पहले इमरान को जेल से नहीं निकाला गया। उनके वकील ने आदेश की कॉपी जेल अधिकारियों को दे दी थी। पीटीआई ने आरोप लगाया कि सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है। पार्टी शुक्रवार को अवमानना का केस दायर करने गई। पीटीआई नेता जुनैद अकबर का कहना है कि सरकार इमरान से डरती है, अगर वे बाहर आए तो सत्ता को खतरा हो सकता है। बाद में कड़ी सुरक्षा के बीच इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल के आसपास पुलिस और सेना तैनात रही। मीडिया को दूर रखा गया। जांच के बाद उन्हें वापस अदियाला जेल लाया गया। पीटीआई का आरोप है कि सरकार को इमरान की सेहत से ज्यादा उनकी लोकप्रियता की चिंता है। वे नहीं चाहते कि इमरान जेल से बाहर आए। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर है। ये सिर्फ स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि सरकार और कोर्ट के बीच अधिकारियों की लड़ाई बन गया है। वहीं बांग्लादेश की संसद ने 20 अगस्त 2026 को बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के लंबे समय से महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है। 1960 के दशक में वामपंथी छात्र कार्यकर्ताओं के रूप में राजनीति शुरू करने वाले फखरुल अब देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वे प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार में ग्रामीण विकास और सहकारिता मंत्री थे। साथ ही बीएनपी के महासचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान वे ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट्स यूनियन में शामिल हुए। 1969 में पाकिस्तानी सैन्य समर्थित सरकार के खिलाफ आंदोलन में विश्वविद्यालय यूनिट के अध्यक्ष बने। 1971 के मुक्ति संग्राम में उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी। वहां उन्होंने वामपंथी स्वतंत्रता सेनानियों को संगठित करने में अहम भूमिका निभाई। मुख्य धारा की राजनीति से पहले वे सरकारी नौकरी में थे। 1972 में शिक्षा कैडर में अर्थशास्त्र के शिक्षक बने। 1986 में नौकरी छोड़कर राजनीति में आए। 1988 में गृहनगर ठाकुरगांव से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष चुने गए। 1990 के दशक की शुरुआत में बीएनपी में शामिल हो गए। 2001 में पहली बार सांसद बने और कृषि तथा नागरिक उड्डयन एवं पर्यटन राज्य मंत्री बने। फरवरी 2026 के चुनाव में ठाकुरगांव एक सीट से फिर चुने गए। नगरपालिका अध्यक्ष से राष्ट्रपति तक का उनका सफर लंबा और संघर्ष भरा रहा। इसी बीच खबर है कि बिहार के पूर्णिया और किशनगंज के 7 युवकों को 4 अगस्त को दुबई भेजा गया था। परिवार ने कर्ज लेकर हर एक के लिए करीब 1.5 लाख रुपए दिए। उन्हें मोजा फैक्ट्री में अच्छी नौकरी का वादा मिला था। उम्मीद थी कि विदेश जाकर गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन दुबई पहुंचते ही उनका पासपोर्ट छीन लिया गया। कोई काम नहीं दिया गया। अब खाने पीने के पैसे भी खत्म हो गए हैं। उन्हें सिर्फ 1 महीने का टूरिस्ट वीजा मिला था, जिसमें से 15 दिन बीत चुके हैं। वीजा खत्म होने का डर सता रहा है। युवकों ने वीडियो बनाकर अपनी तकलीफ बताई है। इनमें दिलफरोज आलम, नासिर आलम, रब्बान खान जो पूर्णिया से हैं और दानिश नाजिश शमशाद व एक अन्य युवक किशनगंज के रहने वाला है। नाजिश के पिता कहते हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, बस बेटा सुरक्षित घर आ जाए। शमशाद के पिता ने भारी ब्याज पर कर्ज लिया था। परिवार ने रोटा थाने में शिकायत की है। आरोप है कि AIMIM के नाहिद गनी और उनके भाई अंजार गनी इस ठगी के पीछे हैं। पासपोर्ट लौटाने के बदले और पैसे मांगे जा रहे हैं। एजेंट ने आरोप खारिज किए हैं। कहा कि राजनीतिक रंजिश है, जल्द बेहतर काम दिलवाया जाएगा। सवाल यह है कि एजेंट के पास वैध लाइसेंस था या नहीं। परिवार सिर्फ यही दुआ कर रहे हैं कि उनके बेटे सही सलामत घर लौट आए। वहीं आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। अमेरिकी
ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर अब तक के सबसे सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इनका मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालना है और सरकार को कमजोर करना है। बेसेंट ने चेतावनी दी कि जो देश ईरान से आर्थिक संबंध रखते हैं उन्हें अमेरिकी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। चीन ने इन प्रतिबंधों का विरोध किया है। बीजिंग का कहना है कि नए प्रतिबंध समस्याओं का हल नहीं निकालेंगे। चीन बातचीत से तनाव कम करने की सलाह दे रहा है। चीन और ईरान के व्यापारिक रिश्ते पुराने हैं, इसीलिए असर दोनों पर पड़ सकता है। ईरान ने धमकी खारिज कर दी है। तेहरान ने इसे गैर कानूनी और अमानवीय बताया। ऐसा दबाव क्षेत्र में तनाव बढ़ाएगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले रास्तों पर कार्रवाई में 67 कमर्शियल जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। 3 जहाजों को निष्क्रिय किया गया और 2 पर अमेरिकी बल चढ़े। यमन के पास 6 हथियारबंद लोगों ने एक जहाज पर कब्जा कर लिया और सोमालिया की तरफ ले गए। इससे लाल सागर की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कहा कि स्थिरता क्षेत्रीय शांति पर निर्भर है। ये रास्ता तेल गैस के लिए बहुत जरूरी है। ओमान ने तनाव बढ़ाने से इनकार कर दिया है। वहीं अमेरिका के अलास्का में एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई है। यूएस मिलिट्री के अनुसार प्लेन पश्चिमी अलास्का के एक दूर के रडार साइट पर गिर गया। यह हादसा गुरुवार को एंकोरेज से करीब 725 किलोमीटर पश्चिम में केप यूएनहेम लॉन्ग रेंज रडार साइट एयरपोर्ट के पास हुआ। अलास्का रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को रिपोर्ट मिलते ही सर्च और रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। अमेरिकी एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल रॉबर्ट डेविस ने इसे मिलिट्री परिवार और समुदायों के लिए बड़ा नुकसान बताया। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के क्लिंट जॉनसन ने कहा कि प्लेन में 2 पायलट और 6 पैसेंजर थे। प्लेन एंकोरेज से उड़ा था और दोपहर में क्रैश हो गया। अलास्का की सीनेटर लिसा ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि वे सिक्योरिटी एविएशन के पायलटों को जानती हैं और रेस्क्यू टीमों का शुक्रिया अदा करती हैं। अलास्का के सीनेटर डैन सुलिवन ने भी परिवारों के लिए प्रार्थना की और NTSB व FAA से ब्रीफिंग मांगी। अभी हादसे का कारण साफ नहीं हुआ है और लगातार जांच जारी है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।